दोस्तों, जब देश में कोरोना जैसी महामारी आई तो पीएम के मन में विचार आया कि एक ऐसा फंड तैयार किया जाए जो कोई भी महामारी से या आपदा से लड़ने के काम में आए उसकी राशि। तो उसके लिए उन्होंने पीएम केयर फंड ऐसा करके एक अकाउंट बनाया, सरकार का अकाउंट, जिसमें आह्वान किया गया पूरे देश से कि जो भी लोग महामारी अथवा जो भी आपदाएँ आती हैं देश पे, उस काल में दान करने के इच्छुक हैं, वो लोग इस फंड में दान करें, अपने पैसों के रूप में इसमें सहयोग करें और उस राशि से वक़्त आने पर जब कैसा ऐसी कोई बात आती है, ऐसी कोई आपदा आती है, ऐसी कोई ज़रूरत होती है देश को, देश के विकास के लिए अथवा कोई डिज़ास्टर ऐसा अगर आ जाता है जिसको झेलने में देश सक्षम नहीं होता है, तो उस समय इस राशि का उपयोग किया जाएगा। इसमें विदेशों की भी राशियाँ सम्मिलित थीं, विदेशों से भी जो दान करते हैं लोग, जो फंडिंग करते हैं, वो लोग इसमें डालते थे पैसा और घरेलू लोग अपने जो देश के लोग हैं, जो दान करने के इच्छुक हैं, वो लोग भी दान करते थे। इस तरह से अभी पीएम केयर फंड का जब हिसाब माँगा गया सरकार से, तो सरकार द्वारा ये हिसाब दिया गया है कि अभी साढ़े 8 हज़ार करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में पड़ा हुआ है। जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, रखा हुआ है। हालाँकि ठीक है, उसका हिसाब दिया सरकार ने। लेकिन अभिजीत दीपक जो कि कॉकरोच जनता पार्टी से हैं, वो बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति एकदम खस्ता है, कहीं बेंच नहीं है, कहीं पंखे नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं छात्रों को पढ़ने में। हर आदमी तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में बड़ी-बड़ी फीस देकर भेज नहीं सकता, तो सरकारी स्कूल ही एक माध्यम बचते हैं जो कि गरीब छात्रों को शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं। तो इसलिए सरकार को इस तरफ निश्चय ही ध्यान देना चाहिए। तो अभिजीत दीपिका का कहना है कि अगर आप 8 करोड़ भी लगाते हैं एक विद्यालय को बनाने में, हाईटेक विद्यालय को बनाने में, सरकारी विद्यालय को बनाने में, तो 8,500 करोड़ मतलब कि कम से कम 8,500 8,500 सरकारी विद्यालय देश में बनाए जा सकते हैं और सभी गरीब बच्चों को, सभी देशवासी जो कि मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जो निम्न वर्गीय परिवार से हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अपना देश का भविष्य आगे अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए पीएम को आगे आना चाहिए और इस फंड से सरकारी स्कूलों का विकास करना चाहिए। हालाँकि उन्होंने बहुत अच्छा कहा। लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात और बता देता हूँ कि बातें जो भी अच्छी करता है और जो सरकार के लिए घातक जैसा लगने लगता है बीजेपी पार्टी को, उसके पीछे ये लोग लग जाते हैं, या तो ईडी से या फिर पुलिस से, प्रशासन से, जो भी जैसा उनको समझ में आए, हर तरह से साम दांड दंड भेद हर तरह से उसको चुप कराने की कोशिश की जाती है। अगर वो चुप नहीं होता है तो उस अवस्था में उसको ऑफर किया जाता है कि आप आके बीजेपी ज्वाइन कर लो। तो अभिजीत दीपक के साथ भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। गुप्त सूचनाओं के आधार पर पता चल रही है कि एक है रामदास अठावले, कोई मंत्री हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सीधे सीधे ऑफर किया कि आप इधर उधर क्यों भटक रहे हो अभिजीत दीपक जी, आप आओ हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, आप जैसे लोगों की यहाँ जरूरत है, क्यों भटक रहे हो इधर उधर। आप सोचिए कि जिसके खिलाफ फैलाया जा रहा है कि इनको विदेशी फंडिंग मिल रही है, ये लोग दिमागी नक्सल हैं, ये है वो है, तो फिर बीजेपी के मंत्रियों द्वारा इनको ऑफर क्यों किया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। और जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी में आएंगे उसके बाद इनकी छवि सही हो जाएगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन लगा हुआ है ना भाई बीजेपी में। जो भी नेता जाता है वो जब तक इनकी पार्टी में सम्मिलित नहीं होता तब तक तो बहुत सिरदर्दी बना रहता है, बहुत अजीब सी उसकी इमेज बनाई जाती है देश के सामने। लेकिन जैसे ही वो पार्टी ज्वाइन करता है वो बहुत अच्छा व्यक्ति हो जाता है। तो सेम कंडीशन अभी अभिजीत दीपक के साथ हो रही है। अभिजीत दीपक पर हर तरह से दबाव बनाया जा रहा है, उनको पार्टी में आने का प्रलोभन दिया जा रहा है। अब देखिए, अभिजीत दीपक के सामने दो रास्ते छोड़े गए हैं, या तो जेल जाओ सरकार का विरोध करके और जेंजी को भड़का के प्रोटेस्ट करवा के, या तो जेल जाओ, और नहीं तो शांति से हमारी पार्टी में आ जाओ और हमारी पार्टी की सुर में सुर मिलाकर बोलना शुरू कर दो। देखिए आगे क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा कि अभिजीत दीपक का क्या फैसला होता है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सोनम वांगचुक के बारे में आप लोगों ने देखा कि पहले बोल रहे थे कि वो चीनी एजेंट है, ये है वो है, और उसके बाद इन लोगों ने कितने प्यार से जूस पिलाया, उनका हाल समाचार लिया। तो बिना वजह का प्रोपेगेंडा फैलाकर जनता को गुमराह करना, जो जनता अगर सवाल पूछती है तो उन्हें दिमागी नक्सल बता देना, ये सब गलत है। और अभिजीत दीपक की इस बात का मैं स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी बात कही है कि पीएम केयर जो फंड है उससे सरकारी स्कूलों का विकास होना चाहिए।
अपने देश अपना देश जब शिक्षा में आगे बढ़ेगा, तभी चमकेगा, तभी विश्व गुरु बनेगा। जिस तरीके से शिक्षा की स्थिति गिरती जा रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल की धांधलियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं, अब तो स्थिति ये होती जा रही है कि सारे सरकारी उपक्रमों का निजीकरण हो रहा है बहुत तेजी से। तो ये सब गलत है और बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस विषय में हर किसी को सामने आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये सरकार गलत है। देखिए, पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां सभी स्वार्थी होती हैं, अपने हित के बारे में सोचती हैं। जो कुर्सी पर बैठता है, उसकी नजरें जो होती है ना, उसका चश्मा जो होता है ना, वो बदल जाता है, नजरिया उसका बदल जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरी पार्टी को वोट दीजिए तो वो पार्टी आ जाएगी तो बहुत अच्छा काम करेगी। नहीं नहीं, सबके मन में ये होता है आज की डेट में। नेता मतलब समझिए कि मैं तो नेता को बस एक ही वाक्य से संबोधन करना चाहूंगा: बेशरम, एक नंबर का झूठा। जो जितना बरगला सके, जो जितना जनता को घुमा सके, वही सच्चा नेता है। तो नेताओं की बात में नहीं आना है, बस यही है कि मौजूदा सरकार अगर अच्छे काम करती है और जनता के बारे में सोचती है, तो कोई दिक्कत नहीं इस सरकार को इसी तरह से आगे बढ़ाने में। अन्यथा सरकार को झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। खाली पैसे बांटकर वोट लेने से काम नहीं चलने वाला। पब्लिक है, सब जानती है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर।